18 मई 1975 जगह थी रोड आइलैंड, अमेरिका। रोड आइलैंड के किंगस्टन इलाके में फॉरमन फैमिली रहा करती थी, जिसमें टोटल 5 मेंबर थे। मॉम, डैड एंड उनके 3 बच्चे, जिनमें से 2 लड़के थे और 1 लड़की। उनका सबसे छोटा बेटा, जिसका नाम जेसन था और उम्र तकरीबन 5 साल, 18 मई की दोपहर को अपने भाई और उसके 2 दोस्तों के साथ अपने घर के ही पीछे वाले जंगल में खेल रहा था। आज उनकी मॉम जॉयस फॉरमैन का जन्मदिन था। इस वजह से थोड़ी ही देर में शाम के वक्त उनके घर पर एक पार्टी स्टार्ट होने वाली थी। जेसन आज बहुत खुश था। इसी वजह से आज वो जल्दी घर जाना चाहता था। उसका घर ज़्यादा दूर नहीं था, बस कुछ ही कदमों की दूरी पर था। 4 बजे के आसपास वो अपने भाई और दोस्तों को वहीं छोड़कर ये बोलकर निकल जाता है कि मैं घर जा रहा हूँ। बट वो कभी भी घर नहीं पहुँचा, कभी भी नहीं। So let's dive into further details of this case to find out what happened with जेसन फॉरमैन। जेसन कहीं गायब हो चुका था, बट इस बारे में अभी तक किसी को भी पता नहीं था, क्योंकि जेसन के भाई को लगा कि वो घर पहुंच चुका है। जेसन के मॉम डैड को लगा कि वो जंगल में ही अपने भाई के साथ खेल रहा होगा। तो जब जेसन का भाई खेलने के बाद शाम को घर पहुंचा, तो उसकी मॉम ने उसे जेसन के बारे में पूछा। वो कहीं जाकर उन्हें जेसन के मिसिंग होने का पता चला। वो तुरंत आसपास के सभी घरों में जा जाकर ये पता करते हैं कि कहीं जेसन उनके यहाँ तो नहीं आया। जेसन के डैड एंड उनके कुछ नेबर्स उसे ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल जाते हैं एंड पूरा जंगल छान मारते हैं, लेकिन उन्हें जेसन का कहीं भी कोई नामो निशान नहीं मिलता। इसी बीच जेसन के मिसिंग होने की रिपोर्ट पुलिस को भी दे दी जाती है एंड वो भी पूरी रात जेसन को ढूंढने में लगा देते हैं, बट जेसन वॉज नोवेयर टू बी फाउंड। अगली सुबह हो जाती है एंड जेसन के मिसिंग के पोस्टर हर जगह लगा दिए जाते हैं ताकि उसका कुछ पता चल सके। कुछ दिन गुजर जाते हैं, जेसन कहाँ था इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला था। दिन से हफ्ते बीत जाते हैं, हफ्तों से महीने और महीनों से साल। 5 साल का जेसन कहाँ चला गया था किसी को भी नहीं पता था। और देखते ही देखते 7 साल बीत जाते हैं और साल आ जाता है 1982। जेसन के माँ बाप को अब भी उम्मीद थी कि उनका बेटा एक ना एक दिन ज़रूर लौट कर वापस आ जाएगा, और उनका ये विश्वास कहीं ना कहीं ठीक भी था, क्योंकि पुलिस को अभी तक जेसन की डेड बॉडी नहीं मिली थी। तो ऐसी सिचुएशन में चांसेस काफ़ी हाई थे कि जेसन जिंदा होगा, लेकिन क्या वो सच में जिंदा था? इस मिस्ट्री से भी जल्द ही पर्दा उठने वाला था। दिन आता है 15 अप्रैल 1982। 15 अप्रैल 1982 की सुबह जेसन के घर के ठीक सामने जो घर था, वहाँ पर एक पेपर बॉय जिसका नाम डेल शर्मन था, वो पेपर डिलीवर करने के लिए आया था। इस घर का मालिक था 24 साल का माइकल वुडमैन्सी। माइकल उस लड़के को अपने घर के अंदर बुला लेता है एंड उसे अल्कोहल ऑफर करता है। वो लड़का भी माइकल को मना नहीं करता एंड उसके साथ उसके घर में दाखिल हो जाता है। वो दोनों साथ में बैठ के ड्रिंक करने लगते। लेकिन थोड़ी ही देर में डेल को यह एहसास होता है कि उसे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। एकदम से ही उसका सर बहुत भारी लगने लगा था। फिर भी वो किसी तरह से खुद को जगाए रखने की कोशिश करता रहता है, और इसी बेहोशी की हालत में ही वो ये नोटिस करता है कि माइकल एक रुमाल लेकर उसकी तरफ बढ़ रहा है। और अगले कुछ ही सेकंड्स में ये रियलाइजेस कि माइकल उस रुमाल से उसका गला घोट रहा था। वो बहुत कोशिश करता है खुद को उसके चंगुल से छुड़ाने की, पर धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो रही थी। लेकिन फिर भी वो हिम्मत करता है और उसे किसी तरह धकेल कर खुद से दूर कर देता है, और फिर किसी तरह वहाँ से गिरते पड़ते हुए भाग जाता है। वो सीधा जाता है और अपने फादर को ये सारी बात बता देता है। उसके फादर पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने की बजाय खुद माइकल से 2-2 हाथ करने पहुँच जाते हैं। वो माइकल को पूरे मोहल्ले के सामने बहुत बुरी तरह से पीटते हैं, और इसी बीच कोई आदमी पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देता है इस बारे में। थोड़ी ही देर में पुलिस भी वहाँ पहुँच जाती है एंड डेल के फादर उन्हें सारी सच्चाई बता देते हैं, कैसे माइकल ने उनके बेटे को जान से मारने की कोशिश की है। पुलिस उसी वक्त माइकल को अरेस्ट कर लेती है एंड उसे लेकर पुलिस स्टेशन आ जाती है। और इन्हीं में से एक पुलिस ऑफिसर को याद आता है जेसन का वो मिसिंग केस, क्योंकि जेसन भी उसी एरिया का था जहां से माइकल था। इनफैक्ट माइकल और जेसन के घर बिल्कुल आमने सामने थे। उस ऑफिसर को लगता है कि उन्हें माइकल से जेसन के केस के बारे में इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। वो किसी तरह से घुमा फिरा के उससे जेसन के बारे में पूछते हैं। जो खुलासा माइकल करता है वो तो पुलिस ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। माइकल उन्हें बताता है कि जेसन के बारे में उसे सब पता है। इनफैक्ट जिस दिन जेसन गायब हुआ था उस दिन भी उसने उसे देखा था। उसे ये भी पता है कि इसके बाद जेसन के साथ क्या हुआ। पुलिस उससे और सवाल करती है जेसन के बारे में, जेसन अभी कहाँ है और किस हाल में है, बट इससे आगे वो कुछ भी बताने से मना कर देता है। लेकिन उन्हें कहता है कि उसके घर में एक डायरी पड़ी है जिससे शायद उन्हें जेसन को ढूंढने में या उसके बारे में कुछ पता करने में कुछ मदद हो सके। वो ये भी कहता है कि उस डायरी में जो भी लिखा है वो सब फिक्शन है, मतलब एक मनगढ़ंत कहानी है जिसका सच्चाई से कुछ भी लेना देना नहीं है। पुलिस तुरंत उसके घर की तलाशी लेने निकल जाती है। उन्हें वाकई में वहाँ से एक डायरी मिलती है, बट उन्हें इसके साथ साथ एक और चीज़ भी मिलती है जो कि काफ़ी शॉकिंग थी।
एंड यू वॉन्ट बिलीव व्हाट दे फाउंड। उन्हें माइकल के घर के अलग अलग हिस्सों में से इंसानी हड्डियां मिलती हैं, वो भी किसी शो पीस की तरह रखी हुई। और जेसन के मिलने की जो एक उम्मीद उन्हें नजर आई थी वो भी पूरी तरह से खत्म हो चुकी नजर आ रही थी। उस डायरी के कंटेंट्स को जब वो चेक करते हैं तो उन्हें 18 में जिस दिन जेसन गायब हुआ था उस दिन की पूरी डिटेल्स मिल जाती हैं कि कैसे माइकल ने उसे बहला फुसला के अपने घर में बुलाया था और फिर अपनी डार्क फैंटेसीज को अंजाम दिया था। उसके पास कोई वजह नहीं थी जेसन को मारने की, उसे बस क्यूरियोसिटी थी कि किसी को मारने के बाद कैसा फील होता है, और यही जानने के लिए उसने मासूम जेसन की जान ले ली। मगर इसके बाद उसने जेसन की बॉडी के साथ जो किया वो कोई इंसान तो नहीं कर सकता। लाइक उसने लिटरली उसकी बॉडी को पीसीस में काटा एंड देन उसके पूरे मांस को हड्डियों से अलग किया एंड देन उसने उस मांस को अपने किचन में पकाया और खा गया। एंड उसकी हड्डियों से उसने कुछ शो पीसेस बनाए एंड उन्हें अपने घर के अलग अलग कोनों में ट्रॉफीज की तरह रख दिया। आई मीन हाउ डिस्गस्टिंग दैट इज। ही डिड ऑल दिस टू अ पुअर लिटिल बॉय जिसकी कोई गलती भी नहीं थी। खैर पुलिस उन बोन्स का डीएनए टेस्ट करवाती है एंड इट टर्न्स आउट कि वो जेसन की ही हड्डियां थी। सोचकर देखिए उस वक्त क्या बीती होगी जेसन की फैमिली पर जब उन्हें ये सब पता चला होगा। एंड कमाल की बात पता है क्या है, 1975 में जब जेसन गायब हुआ था और माइकल ने उसका कत्ल किया था उस वक्त माइकल सिर्फ 16 साल का था। एक 16 साल का लड़का इतना ग्रूसम मर्डर कैसे कर सकता है। खैर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद ये केस फाइनली कोर्ट में चला जाता है एंड माइकल पर जेसन का 2nd डिग्री मर्डर करने का चार्ज लगता है एंड कोर्ट उसे 40 साल की सज़ा सुनाती है। बट बाद में जाकर कोर्ट ने माइकल के अच्छे बिहेवियर को देखते हुए उसकी सज़ा को कम कर दिया एंड माइकल ने सिर्फ 28 साल की ही सज़ा भुगती। 2011 में वो जेल से रिहा हो गया। सी आई डोंट वांट टू डिसरिस्पेक्ट एनी कोर्ट ऑफ लॉ बट बस 28 साल, लाइक ही किल्ड अ 4-year-old, हाउ कैन ही बी सेट फ्री इन सोसाइटी। इस चीज़ की क्या गारंटी है कि वो दोबारा ऐसा कुछ नहीं करेगा। दुख की बात है बट हमेशा से यही होता आ रहा है। सो या दिस वाज अवर केस। एंड एक और चीज़, एक ऐसा ही एक केस हमने पहले भी कवर करा था जो कि साउथ कोरिया से था, जहाँ पर एक लड़की ने भी यूं ही क्यूरियोसिटी में ही एक दूसरी लड़की का कत्ल कर दिया था, वो भी फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ। अगर आपको वो केस भी चेक करना है तो ये स्क्रीन पर आ रहा होगा, ज़रूर चेक कीजिएगा। एंड या that was it for today, and if you find this video informative in any way please drop a like and you can also subscribe for more such content। फिर मिलेंगे।